Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the topic inelastic collision in one dimension, or better if we say perfectly inelastic collision in one dimension. Okay. पहले के लेक्चर में आपको मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इलास्टिक कोलिजन जो वन डायमेंशन में उसके बारे में बता दिया था। और आप ध्यान रखें कि ई की वैल्यू जब 1 रहती है तो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू जब 0 होती है तो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और ई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी और 1 के बीच में होती तो इसको केवल इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये जो इलास्टिक कोलिजन बोलो चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलो, ये सेम है दोनों के लिए, ई = 1 के लिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, इस पर मैं आपको जब ये कोलिजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और है जो आपको एनसीईआरटी कंटेंट से थोड़ा हटके है, वो भी मैं लिखूंगा बाद में। बट पहले हमारा जो टॉपिक है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जो पहले लेक्चर हो चुका है उस पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ पर क्या कंजर्व नहीं है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। सो इफ आई से दिस इज द बॉडी m1 एंड दिस इज अनदर बॉडी m2, बोथ आर मूविंग विद u1 एंड u2, then they collide, ये है before collision, then they collide and move together। दोनों क्या करती है? एक दूसरे के साथ साथ चलने लगती है। और ऐसे में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ये आपका m2 और ये क्या है? m1। दे बोथ स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी। ओके गाइस, सो दिस इज द केस जब ये दोनों कोलाइड हुई और अब साथ में चलने लगी। तो सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम क्या रहता है? इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। सो व्हाट वी कैन से कि पहले का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 प्लस m2 और कॉमन क्या ले लिया मैंने? v। या दोनों का मोमेंटम लेते तो m1 v प्लस m2 v, ये है। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी। अब यहाँ से मेरे पास m1 प्लस m2, ये मैंने v इधर लिख लिया, और ये m1 u1 प्लस m2 u2 मैंने इधर लिख लिया। v की वैल्यू चाहिए कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे किसके लिए? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो वेलोसिटी रहेगी उसके लिए। अब यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो सिंस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं कह देता हूँ KI, वो आपकी कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आफ्टर कोलिजन, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं KF। KF = हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। सो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KE, डेल्टा KE = क्या होगा? KI माइनस KF। मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि होता KF माइनस KI है, लेकिन क्या हुआ? ये हमारे पास डिक्रीज हो रही काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने क्या किया? KI माइनस KF किया है। तो
तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी क्या रहेगी, कम। तो विच इम्प्लाइज डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू, ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। उससे आपको याद आएगा लॉस इन काइनेटिक, चेंज नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज तो के एफ माइनस के आई ही रखते हैं, तो उसका नेगेटिव साइन आएगा, तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के आई माइनस के एफ, वैल्यू पुट करता हूँ मैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये जो हमारी इक्वेशन है उसको मैंने 1 दिया अगर, तो v की वैल्यू वहाँ हमको पुट कर देनी है। ओके गाइस, तो क्या करना है, डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, अब वो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं वहाँ से, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये स्क्वायर आएगा, ये एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर आएगा, हाफ सबका मैं कॉमन ले रहा हूँ, हाफ ओके m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस ये m1 प्लस m2 जो है वो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ एक बार फॉर योर सिंप्लिसिटी, ये इससे क्या हो जाएगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2। ओके, अब हम इसको क्या ले लेंगे, एलसीएम, और इसके होल स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे। ओके गाइस, तो डेल्टा के ई का जो आप फाइनल आंसर निकालेंगे, सोल्व करें और देखें हाफ। ओके, ये क्या हुआ देखिए, m1 ओवरऑल एलसीएम कितना आया, m1 प्लस m2। ओके, देखिए इस पूरे के नीचे क्या है, 1 है, तो मैं इसको m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करूँगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर। ओके, फिर m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ओके गाइस, सिंपली मैंने इन दोनों टर्म्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। ओके, नाउ ये माइनस है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2m1 m2 u1 u2। ओके, ये नेगेटिव साइन है तो सभी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो m1 u1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। ओके गाइस, थोड़ा सा इसको आप लोग जूम करके देख ले, अगर छोटे लेटर्स हैं तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला और बाहर की तरफ क्या था, नेगेटिव, तो इस वजह से सभी टर्म्स कैसी हो गई, माइनस हो गई। ओके गाइस, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ओके, दूसरी ये टर्म कैंसिल हो रही है, अब बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो सीधा ये है कि डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू, डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू हाफ और ब्रैकेट में ये m1 m2 u2 स्क्वायर, m1 m2 u1 स्क्वायर, 2m1 m2 u1 u2, तो इस सब में m1 m2 कॉमन है, क्या कॉमन है, m1 m2 कॉमन है, तो मैं m1 m2 कॉमन ले लेता हूँ, m1 m2 कॉमन, अंदर बचा u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके गाइस, अब आप इसको सीधा चाहे तो u1 माइनस u2 बोले, चाहे u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो आप फाइनली ये कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज डेल्टा के ई का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ओके, u1 u2 चाहे u2 माइनस u1 जो भी आप लिखना चाहें दोनों में से, क्योंकि वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी यहाँ से, तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
ओके, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, देखिए ये फॉर्मूला हमने डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाला या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ टोटल मास m1 + m2 इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हमने जो पहले निकाली थी यहाँ से उसमें पुट करी, और फिर तो बाकी नॉर्मल सोल्व करना है। इस प्रोसेस को आप मैथमेटिकली खुद कॉपी में ट्राई करें। एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉमन लेना है, और फिर ये फाइनल आंसर आ रहा है 1/2 m1 m2 बाय m1 + m2 ब्रैकेट u1 - u2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आया काइनेटिक एनर्जी में लॉस का फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लेवे, इसका अच्छे से नोट कर लेवे। अब हम जो तीसरा टॉपिक है कोलिजन में हमारे लिए, वो है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ओके, तो वो केवल एक थ्योरी है, ऐसे ही उसको कहीं फॉर्मूला पुट करके नहीं करना है। जब भी आए तो कंजर्वेशन लगा के ही पुट कर सकते हैं आप लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेपरेटली लगा के। बट मैं यहाँ थोड़ा उसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। Yes, so the topic is elastic collision in 2 dimension. Elastic collision in 2 dimension. मतलब जब भी कोई बॉडी एक दूसरे से कोलाइड हो और वो 2 अलग अलग डायमेंशन में चलती है, तब हम इस तरह का इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और जिसको एक और वर्ड से कह सकते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, समझे इस बात को कि फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी u1 है, और वो किसी दूसरी बॉडी जो m2 है और वो किस पे है? रेस्ट पे है। ओके, उससे कोलाइड होती है। दूसरी बॉडी कहाँ है? रेस्ट पर है। ये कोलाइड इस तरीके से होती है कि आफ्टर कोलिजन, ये है बिफोर। ओके, ये पहले की बात है। कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी, जैसे इनका जो ये है, इनका लाइन ऑफ एक्शन है, तो इससे एक बॉडी आफ्टर कोलिजन, एक बॉडी तो इस तरफ चलती है, ओके, और दूसरी बॉडी इस तरफ चलती है हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, तो हॉरिजॉन्टल से मतलब जो आपका एक्स डायरेक्शन है, उससे एक बॉडी तो ऊपर और एक बॉडी नीचे, जिसमें आपको एंगल गिवन होंगे। ये आपका m2 हो गया और ये क्या हो गया? आपका m1। ओके, इनका वेलोसिटी क्या हो गया? इसका v2 और इसका क्या हो गया? v1। इसका एंगल θ1 और इसका एंगल क्या है? θ2। ओके गाइस, ये है हमारा x और ये क्या है? y डैश। ओके गाइस, तो ऐसे में ये जो कोलिजन है वो क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशनल कोलिजन कहलाएगा। और इसके लिए सीधा आपको ये याद रखना है कि क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी इंप्लीमेंट करना है। बट जो मोमेंटम है वो एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ 2 डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो पहले जो मोमेंटम है वो क्या? m1 v1। तो इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो है m1 v1 cos θ1 हो गया, और इसका इस डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया m2 v2 cos θ2 हो गया। ओके, और इसी का जो कंपोनेंट इस तरफ है वो हो गया आपका m1 v1 sin θ1 हो गया, और इसका इस तरफ हो गया m2 v2 sin θ2 हो गया। ओके गाइस, तो ये जो कंसेप्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए लगा रहे हैं हम, क्योंकि मोमेंटम क्या है? एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए डायरेक्शनल इंपॉर्टेंस रहेगा। ओके, तो अब बाय सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक एंड
body of mass m2 is at rest, ओके, तो u2 हमने क्या ले लिया 0। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, ठीक है, इन x डायरेक्शन क्या होगा, देखिए आप कि x डायरेक्शन में इसकी तो वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम 0 हो गया, तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू 0 बराबर m1 v1 कोस थीटा 1 प्लस m2 v2 कोस थीटा 2। ओके गाइस, ये हमारा क्या फॉर्मूला लगा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का x डायरेक्शन में, तो m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 कोस थीटा 1 प्लस m2 v2 कोस थीटा 2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके गाइस, सेकंड, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कोलिजन से पहले कोई वेलोसिटी नहीं है, ओके, तो ये क्या हो गया 0। क्या हो गया, देखो y डायरेक्शन में कोलिजन से पहले, ये आफ्टर की बात है, तो कोलिजन से पहले कोई भी बॉडी y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, तो उसका कोलिजन 0 है। ओके, तो ये हमारा हो गया m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। रीज़न कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो इस वजह से एक पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव रहा, ये हो जाएगा हमारा m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू m2 v2 साइन थीटा 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, आप चाहे तो इसको भी सेकंड दे सकते थे। अब नेक्स्ट है बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस बार साइन कॉस नहीं लेना क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, तो सीधी सीधी वेलोसिटी पुट कर दी, विच इम्प्लाइज आपके पास आंसर आ गया m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। ओके गाइस, ये फर्स्ट, सेकंड और 3 इक्वेशन ये तीनों हो गई हमारे पास। अगर m1 m2 u1 और u2 बाई चांस होता, यानी कि ये 4 चीज़ें हैं, तो हमारे पास जो अननोन है वो कितने क्वांटिटी है आपके पास, v1 v2 थीटा 1 थीटा 2। ये 4 क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, अननोन होती है। और इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 3 है। तो इनमें से चाहे थीटा 1 पता हो चाहे आपको थीटा 2 पता हो, तो हम बाद में कोई भी इन इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं इनकी कोई भी वैल्यू। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, वी कैन फाइंड v1 v2 थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक है, इफ वी नो एनी वन ऑफ देम। अगर हमें इनमें से कोई पता हो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें बाकी सब मिल जाएगा। कोई इसमें फॉर्मूला याद रखने वाली बात नहीं थी, ये केवल एक थ्योरी है जिसको आपको बताया मैंने। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। ओके, हाँ, इस पूरी थ्योरी के लिए एक शॉर्टकट मैं और लिख देता हूँ जो कभी किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है। वो ये है कि इफ़ m1 इज इक्वस टू m2 इज इक्वस टू m, ठीक है, इन 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, अगर इस तरह के कोलिजन में, 1 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 डायमेंशनल में। 1 डायमेंशनल में तो हमने पढ़ा कि अगर m1 और m2 इक्वल हो तो वेलोसिटीज़ क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में अगर m1 और m2 इक्वल हो तो कोलिजन के बाद जो ये दोनों बॉडी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है,
90 हो जाता है। कब? जब इनका मास आइडेंटिकल हो। देन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मीन्स बोथ bodies moves perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, ये इसके लिए शॉर्टकट है कि फिर दोनों बॉडी के बीच में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ओके गाइस, तो सपोज दैट अगर मैंने इसको रिजोल्व यहाँ किया, आप चाहते तो इसके पास भी कर सकते थे रिजोल्व। ओके, इस बॉडी के जहाँ पे ये बॉडी का जो मोमेंटम है वहाँ पे भी इसको रिजोल्व कर सकते थे। मैं डायग्राम वैसा बना देता हूँ, आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ओके, जहाँ पे बॉडी है वहीं पे भी रिजोल्व कर सकते थे आप। ये एक्स है, ये बॉडी क्या है आपका θ1 एंगल पे जा रही है, ये बॉडी क्या है आपकी θ2 एंगल पे, और इसकी वेलोसिटी क्या है v1। ओके, इसका मास कितना है m1, इसकी वेलोसिटी v2, इसका मास कितना है m2। तो इस तरफ जो कंपोनेंट है वो m2 v2 cos θ2। ओके, और इस तरफ हो गया m2 v2 sin θ2। ठीक है, ये कंपोनेंट आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं जहाँ पे बॉडी है m1 v1 cos θ1। ओके, और ये क्या हो गया आपका m2 m1 v1 sin θ1। ओके, ये रिजोल्व मैंने जहाँ ये बॉडी है वहाँ पे भी कर दिए। ओके, ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसमें जो बाकी तो सब फॉर्मूले से ही आ रहा है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर दोनों के मास आइडेंटिकल हुए तो ये दोनों 90 डिग्री पे मूव करेगी 2 डायमेंशनल कोलिजन में। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ मैं आपके लिए। Now important points about coefficient of restitution. Important points about coefficient of restitution. कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपको विशेष तौर से मालूम होनी चाहिए, और वो ये है कि फर्स्ट, अगर कोई बॉल बाउंस बैक हो रही है, मीन्स एक बॉल को हमने h हाइट से गिराया और वो ग्राउंड को स्ट्राइक करके वापस h1 हाइट तक जाती है। ओके, और उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल v हो जाती है। ओके, मीन्स इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एज इट इज इसी लैंग्वेज में, हाइट h एंड इट स्ट्राइक्स ग्राउंड विथ वेलोसिटी u। ओके, देन आफ्टर rebound it attains velocity v। ठीक है, एंड रीचेस अप टू हाइट h1। किस हाइट पे जाती है h1। देन तब आप दो कंडीशन, अगर आपको वेलोसिटीज़ पता है तब क्या फॉर्मूला रहेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, यानी कि u वेलोसिटी है जो बाद में क्या हो गई टकराने के बाद v वेलोसिटी हो गई, और दूसरा h हाइट है जो आपकी क्या हो गई h1 हो गई। तब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, E इज इक्वल टू v बाय u। ओके, समझ में आ गया।
और ये v जो है वो आपका √2gh1 है। क्या है? √2gh1 और डिवाइड बाय √2gh है। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि ये h1/h का रेशियो के इक्वल रहेगी। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। जब हाइट दे रखी हो तो हाइट का √ का रेशियो, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आएगी। ओके गाइस, आ गया समझ में? अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा और आगे एस्टैब्लिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करें तो E² = h1/h, विच इम्प्लाइज अगर हमें हाइट ऑफ रीबाउंड चाहिए तो h1 = E²h होगा। ठीक है, ये क्या है? हाइट ऑफ रीबाउंड्स। ठीक है, या बाउंस बैक होने की हाइट। ठीक है, कितनी हाइट तक बाउंस बैक होने की हाइट है? हाइट ऑफ बाउंस बैक है h1 = E² × h। ओके गाइस, ये था एक फर्स्ट फैक्ट जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड ट्रैवलिंग अ टोटल डिस्टेंस s बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर कोई बॉल a ball dropped from height h and traveling a total distance s, traveling a total distance s before coming to rest, then if it has coefficient of restitution E, ठीक है, if coefficient of restitution is E, then we can say कि कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? s = 1 + E², 1 - E² को h से मल्टीप्लाई कर दो, h × 1 + E² माइनस डिवाइड बाय 1 - E²। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जब उसको h हाइट से ड्रॉप करें और उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? s करी रेस्ट में आने से पहले, तो ये उसका फॉर्मूला रहेगा s = h1 + E² और डिवाइड बाय 1 - E²। s क्या है? टोटल डिस्टेंस, आकर के ऊपर जाने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। ओके गाइस, समझ में आ गई बात? यानी कि आपको h1 और h2 नहीं दे रखा है, मतलब h और h1 नहीं दे रखा है, तब आप इस केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल डिस्टेंस के लिए। ओके, ये था आपका सेकंड फैक्ट। नाउ थर्ड थिंग, a ball dropped from a height h and rebouncing, the time taken by the ball in rising to the height h1 and coming back is if the ball is dropped from height h, ball is dropped from height h, if the ball is dropped from height h, okay, and rebouncing to height h1, ठीक है, then time taken to come into rest is, यानी कि जब भी कोई बॉल आपने h हाइट से गिराई है और वो बाउंस हो रही है, एक बार टकरा के वापस h1 हाइट तक आ रही है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? t = 1 + e डिवाइड बाय 1 - e √2h/g। ओके गाइस, और आप चाहें तो h1 को इसमें इंक्लूड करना है तो इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, h1 भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके गाइस, क्या था?
1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई मल्टीप्लाई बाय √2h/g। ये टाइम टेकन जहाँ से बॉल को ड्रॉप किया और फिर वो टकरा करके वापस रेस्ट में आई, मतलब ये थी वो टोटल डिस्टेंस और ये है वो टोटल टाइम। ओके गाइस, नाउ अगर कोई बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h एंड अटेनिंग हाइट hn आफ्टर n रिबाउंड्स, तब आपका hn क्या होगा, nth हाइट क्या होगी, तो उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। लास्ट पॉइंट यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं आपको एक पॉइंट और लिख रहा हूँ बस फाइनली, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर आप क्वेश्चंस कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट फैक्ट कि इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h and after rebounding n times, after rebounding n times it attains the height hn। क्या हाइट अटेन कर लेती वो, hn, nth हाइट अटेन कर ली तब, और आपके पास e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो आप एक रिलेशन इसके लिए बिल्डअप करते हैं कि hn इज इक्वल टू ई की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय h, ई की पावर 2n hn, मतलब जो nth रिबाउंड के बाद जो हाइट रहेगी hn इज इक्वल टू ई की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय h। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे का n रिबाउंड के बाद, ठीक है, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h हाइट है, एंड आफ्टर रिबाउंडिंग n टाइम्स, वो बार बार रिबाउंड हो रही है, तो इट अटेन्स द हाइट hn, तो उस hn हाइट की वैल्यू ये रहेगी। ये जो लॉजिक्स थे वो आप ये चारों फैक्ट्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में याद रखें, और मैक्सिमम चांसेस में ये जो था वो ही क्वेश्चन बन जाता है। ये जो आपके चार फैक्ट्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, और एक आपको पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में बता रखा कि ई की क्या क्या वैल्यू, परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 0, और 0 से 1 के बीच में मतलब केवल इन इलास्टिक कोलिजन रहता है। ये और ई का फॉर्मूला, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अब पूरे इस कोलिजन पे रहेंगे। आप लोग पूरा टॉपिक प्रिपेयर कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।